यश भारत न्यूज विशेष मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का यह 5वां वर्ष। शिक्षा नीति पर चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा विमर्श कर करेंगे आगे तैयारी। विश्वविद्यालय, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े अधिकारी ले रहे हैं भाग। 5वें वर्ष में 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्रियान्वयन यात्रा को गति देने के लिए आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अध्यक्षता की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रताप विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यशाला का फोकस NEP 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श कर आगे की रूपरेखा तय करना है। नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, कौशल आधारित शिक्षा और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुधारों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रमुख बिंदु और भागीदारी राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े अधिकारी, विशेषज्ञ और शिक्षाविद कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। NEP 2020 को युवाओं के लिए हर स्तर पर अवसरों से भरपूर बताते हुए इसे आत्मनिर्भर और ज्ञान आधारित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में अहम कदम के रूप में रेखांकित किया गया। समाचार शैली में कॉपी भोपाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की रूपरेखा, चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन के लिए रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल रहे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अध्यक्षता की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में स्कूल व उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारी, विशेषज्ञ और शिक्षाविद NEP 2020 के तहत पाठ्यक्रम सुधार, कौशल आधारित शिक्षा, स्थानीय भाषा व भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश जैसे मुद्दों पर विमर्श कर क्रियान्वयन की भावी रणनीति तय करेंगे। यश भारत न्यूज संवाददाता की देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघई एवं विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज उज्जैन से खास बातचीत। यश भारत विशेष में जो खबर आप देखने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। चूँकि आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन एवं चुनौती एवं संभावनाएं, ये 1 दिवसीय कार्यशाला है। 2020 में नई शिक्षा नीति लेके आई थी सरकार। उसके बाद में हम देखें तो 5 साल बीत चुके हैं। अब उसी की समीक्षाएं निरंतर जारी हैं। क्या चुनौतियां हैं, किसको ऐसे अमल में लाया जाएगा और क्या व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्किंग करने की संभावनाएं सरकार, प्रशासन और जो बच्चे हैं उनमें देखी जाए। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश सिंघई है। मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का कुलगुरु हूँ। आज यदि इस कार्यशाला का हम विषय समझें तो इसमें जो हमारे यहाँ NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसके लिए मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लागू किया था, उसके लागू करने के बाद से उसके कई विषय हैं जिनमें कुछ चुनौतियां आई हैं, कठिनाइयां आई हैं। तो उसका एक प्रकार से आकलन प्रस्तुत किया जा रहा है और साथ में भविष्य में हमें इन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। NEP में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता जा रहा है। सामाजिक स्तर पर भी इसका क्रियान्वयन होना है, शासकीय स्तर पर हो रहा है और साथ में हमारे जो विश्वविद्यालय संस्था हैं उन स्तरों पर जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है, तो कुछ व्यवहारिक परेशानियां हो रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं। उनका हम यहाँ पे आज के दिन उसका आकलन करेंगे और भविष्य में इन परेशानियों को किस तरीके से निपटा जाए, इसके बारे में भी हम लोग गहन चिंतन करेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री जी ने AI को लेके भी बच्चों को जो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके प्रभाव और अभाव आगामी समय में उसका कैसे बेहतर यूज कर सकें बच्चे, उसको लेके भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ बताया है, कुछ समझाया है। सर, उसको लेके आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उनका कहना बहुत ही उपयुक्त रहा है। इस आयोजन में उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि AI ट्यूटर जैसी कुछ संभावनाएं हैं जो भविष्य में लागू की जा सकती हैं, क्योंकि जो शिक्षक है वो भी एक मानव है और मानव
कभी अपने छात्रों के बीच में एक अंतर कर लेता है। तो उनका कहना ये था कि हम तकनीक के सहारे यदि इस अंतर को ख़त्म करें और एआई ट्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी पद्धतियाँ और तकनीक को लागू करें तो बहुत सार्थक रूप से NEP 2020 लागू किया जा सकता है। वाकई व्यवस्थाओं को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सभी का तालमेल जरूरी है, क्योंकि बेहतर व्यवस्था हम और आप से ही निर्धारित होती है। सर, क्या कहेंगे आज के विषय को लेकर जो शिक्षा नीति लाए हैं उसके? जी, मैं प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज हूँ। मैं कुलगुरु हूँ सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का। आज की यह कार्यशाला बहुत प्रासंगिक है क्योंकि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके क्रियान्वयन का 5वां वर्ष प्रारंभ हो गया है और चूँकि मध्य प्रदेश इसका अग्रणी राज्य है क्रियान्वयन का, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर यह चिंतन होना ही मौजूद है, प्रासंगिक है कि क्या इसमें चुनौतियाँ आ रही हैं और कैसे उन चुनौतियों से शासन और सरकार निपटेगी और कैसे इसमें और क्या संभावना है परिवर्तन की। तो जैसा आपने देखा और जाना कि शांतिपूर्ण विद्यालयों की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जो है AEDP के नाम से जो प्रचलित हैं, जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल के एजुकेशन प्रोग्राम हैं, उनके माध्यम से स्किल्ड यूथ जो कि जिसको हम कहेंगे दक्ष युवा जो है, जो किसी कौशल से युक्त है, क्योंकि जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री भारत शासन ने जिक्र भी किया कि 50% युवाओं को जो है मध्य प्रदेश को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो 9 करोड़ में से 4.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए होना चाहिए। तो वह कैसे होगा इसके ऊपर उनका जोर था। कैसे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमको यह अवसर देती है और हमको यह मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कैसे हम इस प्रदेश की आधी आबादी को शैक्षणिक संस्थानों तक लाएं, जिससे कि विकसित भारत 2047 जिसकी की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है वह कैसे साकार हो सकेगी और उसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की क्या भूमिका होगी। आज यह अवसर था जबकि स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा और विश्वविद्यालयीन शिक्षा सभी क्षेत्रों के लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस विषय पर एक साथ मंथन करेंगे और मुझे लगता है कि इसका जब नवनीत प्राप्त होगा आज शाम को, जब विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करें तो हम कुछ ऐसे ठोस उपायों के साथ में अपने आप को पाएंगे कि कैसे इस राष्ट्र को एक समृद्ध राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र 2047 के रूप में हम देख सकेंगे। सर, हमारा भारत सभी भाषाओं के लिए अलग अलग जो राज्य हैं अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में खास तौर पे हिंदी भाषा का समाव और प्रभाव हम लोग देखते हैं। हमारी साहित्य की शैली हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमारे जो पूरे अलग अलग रूप से हम मध्य प्रदेश की संविधाओं को जानते हैं, समझते हैं। सर, उसमें AI का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आने वाले समय में अलग अलग भाषाओं को लेकर? आज चर्चा में भी आया, हमने सुना जो हमारे अतिथि थे उन्होंने भी बतलाया कि जब तक हम यह जो सामाजिक समाज में जो विज्ञान फैला हुआ है, जो लोक विज्ञान है, जो लोक साहित्य है, जो लोक दर्शन है, जब तक हम उसको AI के साथ में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम शायद पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो AI एक बहुत बढ़िया माध्यम है ज्ञान के विस्तार के लिए, प्रसार के लिए, और संभव है, निश्चित यह सत्य भी है कि भारत इतना बहुभाषी राष्ट्र है कि कोई एक व्यक्ति सारी भाषाओं को नहीं जान सकता, लेकिन एक क्षेत्र के ज्ञान को, एक क्षेत्र विशेष के ज्ञान को अन्य क्षेत्र विशेष के लोग जान सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने क्षेत्रीय ज्ञान को अपनी ही भाषा में चाहें तो AI के हवाले कर दें और उसके माध्यम से वह ज्ञान परंपरा जो है, वह जो ज्ञान का क्षेत्र है, वह पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इस तरह AI एक बहुत बड़ी भूमिका जो है भाषा के माध्यम से, चूँकि सभी भाषाओं में कार्यक्रम इस प्रकार के उपलब्ध हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं कि वो किसी एक भाषा में योजना को बताया जाए तो सभी भाषाओं में उपलब्ध हो जाती है। तो AI जो है वो इस प्रकार से भाषाई एक ऐक्य का साधन भी बन जाएगा और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार में भी यह शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में शुरू भी हुआ है कि 13 भाषाओं को लेकर के, उसमें पंजाबी है, उड़िया है, आसामी है, सिंधी है, गुजराती है, बंगला है, इन सभी भाषाओं के साथ में विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया है, मैप किया गया है और ये विश्वविद्यालय अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं का प्रशिक्षण देंगे और इसके साथ ही यह जो उन भाषाओं की जो ज्ञान संपदा है, उन भाषाओं में जो विज्ञान छुपा हुआ, उन भाषाओं में जो रीतियाँ, परंपराएं जुड़ी हुई हैं भारत की, जो कि भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में, एकजुट राष्ट्र के रूप में देखती हैं, वह ऐसे एक
AI के माध्यम से सारे दुनिया के सामने आएगी और भारत की एकता के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। सर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक विषय और महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि कुपोषण का उन्होंने बताया है कि स्कूलों में जिस तरह से बच्चों को कुपोषण की जो दयनीयता देखनी पड़ रही है उससे कैसे निपटा जाए सर, क्योंकि पोषण, स्वास्थ्य, मानसिकता हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताया आज स्टेज से। आज उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई और उसके लिए गुजरात मॉडल का जिक्र भी उन्होंने किया। एक बहुत ही सुंदर मतलब उनका अध्ययन के हम सभी लोग कायल हैं वैसे तो, पर उन्होंने बताया कि गुलदस्ता जो है उसकी औसत आयु 20 सेकंड होती है और ऐसे कार्यक्रमों में जैसा कि आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने भी फिर उसको और स्पष्ट किया कि कार्यक्रमों में आने वाले जो फल थे, जो दूध आदि हुआ करते थे, उनको फिर विद्यालयों में भिजवा दिया जाता था और वहाँ पर बच्चों को उपलब्ध होते थे। तो इस तरह की जो नवाचारी विचार हैं, यद्यपि गुजरात में है, पूर्व से ही चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद में संभवतः कई संस्थान इसको अपनाएंगे और मूल बात जो उसके पीछे है वही है कि यह समाज की भी जिम्मेदारी, समाज को इसमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े विद्यार्थी समुदाय के लिए समाज भी जुड़ कर के आए। हम अनेक अवसरों पर अपने पूर्वजों की स्मृति में अपने पुण्य दिवस, अपने आनंद के दिवस, वो चाहे जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ सामाजिक योगदान हम देते हैं। तो वह सामाजिक योगदान इस प्रकार से अगर कुपोषण मिटाने की दिशा में सभी लोग आगे बढ़ें, समाज के सभी अंग आगे बढ़ें, और जैसे कि हम सामान्य तौर पर वृक्षारोपण करते हैं स्मृति में, पितृ स्मृति में, तमाम हम लोगों ने शहरों को पाट दिया है वृक्षारोपण करके, और वह भी एक योगदान, बहुत अविस्मरणीय योगदान है। तो इस योगदान को इस दिशा में भी ले जाने की ज़रूरत है कि शैक्षणिक संस्थानों में पोषण के ऊपर भी अगर यदि समाज ध्यान देगा और अपने पुण्य दिवसों पर, अपने आनंद के अवसर पर, अपने जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप आनंदित हैं या किसी का स्मरण कर रहे हैं, तो समाज जो है वो संस्थानों से जाकर के जुड़े और इस खुशी को, अपनी खुशी को, अपने पुण्य स्मरण को वहाँ पर पोषण के माध्यम से भी उसको पुष्ट करें। ऐसा आज संदेश हमको प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है इससे निश्चित ही बदलाव आएगा। धन्यवाद। वाकई बातों का अभाव प्रभाव हमने आज मंच से देखा है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो समाज के लोग उसके पास में पोषण युक्त जो फल फ्रूट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो पहुंचाते हैं ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहे और माँ भी सुरक्षित रहे। तो ये समाज का दायित्व भी बनता है कि बेहतर से और बेहतर समाज के निर्माण के लिए आपसी तालमेल की कितनी आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की विशेष रूपरेखा 2020 की शिक्षा नीति पर केंद्रित थी, क्योंकि अब यहाँ उसकी कार्यशाला का आयोजन दिन भर होना है और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए हम किसी वीडियो में और आपसे मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।